हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्या देख रहे हैं, ये क्या चीज है? टीजीटी 2021 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज इसमें ये फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ या फोर्थ पार्ट है, शायद फोर्थ है, मुझे याद नहीं है। ठीक, एक पार्ट अपलोड हो चुका है, दो, हाँ ठीक, क्या है, फोर्थ पार्ट है। ठीक, और ये आप लोग का क्या हो जाएगा, लास्ट पार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे 125 क्वेश्चन क्या है, आपका कंप्लीट हो चुका। हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पीवाईक्यू का हर एग्जाम में बहुत ही रोल होता है। ठीक, इससे अनुमान मिलता है कि क्या क्वेश्चन में आ रहा है, कैसे प्रश्न बन रहे हैं, क्या लेवल है, ठीक है, किस ब्रांच से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। इन सारे चीजों की पीवाईक्यू करने से जानकारी मिलती है। तो 100 क्वेश्चन तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर चुके थे। जो लोग पिछला 3 पार्ट ना देखे हों, जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों से आप लोगों का हालचाल पूछ लो। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोग पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो जाइए। सब लोग अपना ओटीआर करा चुके होंगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ। ठीक है, एक दिन पेपर में दिया था, कितने हजार बच्चे या 50,000 बच्चों से ऊपर तक ओटीआर कराया जा चुका है केवल एलटी के लिए। ठीक है, तो बहुत ही है, बहुत ही लंबी कतार है आप लोगों को, हाइट बहुत ज्यादा है। आप लोग उसी हिसाब से अपने आप को तैयार रखिएगा, तो हम लोग 101 का आंसर करें। जो लोग नए बच्चे हैं उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो अपलोड हो, और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कब कब मैम आपका क्लास आता है। तो 10:40 पे सुबह प्रीमियर चलता है और 5 PM पे शाम को प्रीमियर चलता है। ठीक, पहले शाम को प्रीमियर नहीं चलता था, लेकिन अब मुझे लगा कि प्रीमियर चला देना चाहिए, क्योंकि प्रीमियर चलता है तो आप लोग देखने आते हो कि देखो क्या है। वीडियो अपलोड हो चुका होता है तो आप लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मेरे द्वारा दो टाइम वीडियो मेरे द्वारा इस चैनल पे अपलोड किया जा रहा है। 5 PM वाले पे क्या हम लोग पढ़ते हैं, 5 PM वाले पे जो भी चीजें हम लोग पढ़ते बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। आप लोगों को इस पे धीरे धीरे मैं एक ही चीज करा रही हूँ, बहुत विस्तार से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग ना देखे हो जाकर के 5 बजे वाला भी वीडियो देखना शुरू कर दे, और 10:40 पे तो आप लोग डेली क्या है, क्वेश्चन आंसर कर ही रहे हैं। फिलहाल बहुत बातें हो गई, हम लोग अपने क्लास को शुरू कर दें। आप लोग क्लास को पहले एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 क्या है, विच वन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एक्सटेंशन मैनेजमेंट यानी प्रसार प्रबंधन को, ऑप्शन बी एक्सटेंशन वर्कर यानी प्रसार कार्यकर्ता को, ऑप्शन सी रूरल लीडर यानी ग्रामीण नेता को, ऑप्शन डी एक्सटेंशन एक्सपर्ट यानी प्रसार विशेषज्ञ को। आप लोग इस 2021 के अगर पूरे क्वेश्चन का 125 क्वेश्चन का आप एनालिसिस कर दें तो आई थिंक, जहां तक मैं उम्मीद लगा पा रही हूँ, कि कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन केवल एक्सटेंशन एजुकेशन से ही आया है। ठीक है, क्योंकि आप लोग हर समय देख रहे हो एक्सटेंशन एजुकेशन के क्वेश्चन हम लोगों को मिल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैम एक्सटेंशन वर्कर जो होगा, प्रसार कार्यकर्ता को क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का धूरी माना जाता है। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। इनकी स्मृति में इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों से हुआ। सामुदायिक विकास इस विश्वास पर आधारित है कि ग्रामीणों में काम करने की अद्भुत शक्ति एवं अनोखा गुण है, बशर्ते उन्हें काम करने के लिए प्रेरित किया जाए, उनकी मदद की जाए। अर्थात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी प्रसार कार्यकर्ता को कहा जाता है, अतः विकल्प बी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, विरासत में मिली हुई आय को क्या कहते हैं? आप बता दे क्या कहेंगे। इनहेरिटेड इनकम इज, क्या कहेंगे? ऑप्शन 1 रेगुलर इनकम कहेंगे यानी नियमित आय कहेंगे, ऑप्शन बी इरेगुलर इनकम कहेंगे यानी अनियमित आय कहेंगे, ऑप्शन सी डायरेक्ट इनकम कहेंगे यानी प्रत्यक्ष आय कहेंगे, ऑप्शन डी इनडायरेक्ट इनकम कहेंगे यानी अप्रत्यक्ष आय कहेंगे। आप बता दीजिए, जो विरासत में आपके दादा परदादा से चीजें मिलती हैं उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें हम अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। ठीक है, इसका विस्तार से हम लोग पढ़ लें। नहीं दिया है क्या? दिया तो जरूर होगा। इधर दिया है
वास्तविक आय दो प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। यानी जो वास्तविक आय है इसी के अंतर्गत हम लोग डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम को पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट इनकम क्या है यानी प्रत्यक्ष आय क्या है, इसके अंतर्गत वे वस्तुएं एवं सेवाएं आती हैं जिन्हें परिवार बिना पैसा खर्च किए प्राप्त करता है। क्या करता है, बिना पैसा खर्च किए प्राप्त करता है, प्रत्यक्ष आय कहलाती है। उदाहरण के लिए वेतन के साथ ही एमएलए, पीएम, एमपी, आईएएस, पीसीएस, आर्मी ऑफिसर आदि को निःशुल्क मकान, चिकित्सक सुविधा, टेलीफोन सुविधा आदि उपलब्ध होते हैं। इन्हें वेतन के अतिरिक्त ये सभी सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त होती हैं। और प्रत्यक्ष आय क्या है, पैतृक मकान, दुकान, विरासत में मिली संपत्ति, कृषि कार्य से प्राप्त अनाज आदि और प्रत्यक्ष आय में आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टेक्सटाइल मटेरियल इज। इस क्वेश्चन को कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में आए तो आपको इंग्लिश वाले लैंग्वेज से ही आंसर करना होगा, क्योंकि फाइबर, फैब्रिक, रेशा, तंतु, वस्त्र, इन सब में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो जब आप देखेंगे इंग्लिश वाला शब्द वहां पे आपको हेल्प मिलेगी। तो सबसे छोटी किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए फैब्रिक यानी वस्त्र होगा, ऑप्शन बी यार्न यानी रेशा होगा, ऑप्शन सी फाइबर यानी तंतु होगा, ऑप्शन डी मॉलिक्यूल्स यानी अणु होगा। अब आप बता दें 103 का क्या हो जाएगा। आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा सी यानी तंतु यानी फाइबर होगा। ठीक है। तंतु से आप लोग एक बार के लिए कंफ्यूजन में जा सकते हो, लेकिन फाइबर से कंफ्यूजन में आप नहीं जाएंगे। एक सेकेंड, रेशा या तंतु जिसे फाइबर्स कहा जा रहा है, यह वस्त्र निर्माण की मूलभूत या सबसे छोटी इकाई है। इनके बिना वस्त्र निर्माण करना संभव नहीं है। प्रकृति में अनेक प्रकार के रेशे विद्यमान है, परंतु सभी रेशों से वस्त्र निर्माण का कार्य संभव नहीं है, क्योंकि सभी रेशों में वे सारे गुण उपस्थित नहीं होते जो वस्त्र निर्माण के लिए आवश्यक है, अर्थात विकल्प सी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, spoon space nails are sign of a disease known as। यानी स्पून के तरह चम्मच की आकृति के नाखून के जैसे लक्षण वाली बीमारी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्वाशियोरकर कहेंगे, ऑप्शन बी रक्त अल्पता कहेंगे, ऑप्शन सी मैरास्मस कहेंगे, ऑप्शन डी आलापिस कहेंगे या आलापेबब कहेंगे। आप बता दो। आप कहोगे मैम क्वाशियोरकर जो हो गया ये प्रोटीन की कमी से होने वाला डिजीज है, मेरास्मस जो हो गया प्रोटीन एंड एनर्जी की कमी से होने वाला डिजीज है। ठीक है, कैलोरी के या एनर्जी के। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट के। एक बचा रक्तल्पता यानी एनीमिया। एनीमिया में ही क्या होता है, व्यक्ति का जो नाखून होता है थोड़ा सा चम्मच के आकार का अंदर की तरफ गड्ढा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से उसका कुछ नाखून दिखता है, ठीक चम्मच के आकार का, यानी स्पूल लाइक नेल हो जाता है। ठीक है, चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को रक्तल्पता यानी एनीमिया कहते हैं। एनीमिया के साधारण अर्थ ही रक्त की कमी। यह लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी में पाए जाने वाले एक पदार्थ या कण रुधिर वाणिका यानी हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होती है। हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है और इसकी संख्या में कमी आने से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में भी कमी आती है। इसके कारण व्यक्ति थकान और कमजोरी महसूस करता है, अर्थात विकल्प बी सही है। 105 का आंसर कर दे। 105 का आंसर क्या है? एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ mean of achieving the goals of community development। This statement belongs to। प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रेड्डी का है, ऑप्शन बी रामाभाई का है, ऑप्शन सी कृष्णाचारी का है, ऑप्शन डी होरेन भाई का है। आप बता दें किसका है 105 का आंसर। आप कहेंगे मैम ए रेड्डी का ये कथन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके विस्तार से भी देख लेते हैं।
ए रेड्डी ने प्रसार शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है जिसके अंतर्गत अनेक तथ्यों, क्षेत्रों तथा विषय वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात विटामिन विकल्प ए सही हो जाए यार, अर्थात विटामिन ए सही हो जाएगा। ठीक, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 106, टेबल लीलन में कौन सी बुनाई होती है? Which weaves is used in table linen? ऑप्शन ए प्लेन वीव होगा, ऑप्शन बी रिब वेब होगा, ऑप्शन सी 12 वीव्स होगा, ऑप्शन डी बास्केट वीव होगा। आप बता दे क्या होगा। आपका आंसर हो जाएगा कि मैम 106 का यानी 106 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? क्विल बुनाई। इस बुनाई से क्या तैयार होता है मैम? डेनिम का जींस वगैरह जो बनता है इसी से बनता है। क्विल बुनाई के से निर्मित वस्त्र सूती है। सूती में क्या क्या होगा? कोवर्ट क्लोथ, गैबरडीन, जींस, खाकी शर्ट्स, ये कैसे होते हैं? ये सूती के होंगे। ट्विल बुनाई से सब बने हैं। जितने भी यहाँ पे नाम दिया हुआ है सबका निर्माण किससे हुआ है? ट्विल वेब से हुआ है। ठीक है, तो ट्विल वेब से कॉटन में क्या क्या होगा? कोवर्ट क्लोथ होगा, गैबरडीन होगा, जींस होगा, खाकी शर्ट्स होगा। फिर लिलेन है, लिलेन में क्या होगा? टॉवेल होगा, ड्रिल है, टेबल लीलन है, ये सब क्या है? लीलन के हैं। फिर वूलन है, कैशमियर है, गैबरडीन है आदि। ठीक, अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर कर दे। एक दिन मैं सोच रहा हूँ 5 बजे वाले क्लास में आप लोगों को भोजन पकाने के लिए जो भी विधियां है मैं करा दूं। बहुत दिनों से मैं आप लोगों से कहती हूँ बट मैं करा नहीं पाई। ठीक है, कि सिमरिंग क्या है और स्टूइंग क्या है, ये सारी चीजें मैं आप लोग को एक दिन करा दूंगी। द टेम्परेचर ऑफ सिमरिंग मेथड ऑफ कुकिंग इज, भोजन पकाने की खदकाना जिसे सिमरिंग विधि कहा जा रहा है में कितने तापमान की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 82 डिग्री से 99 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 72 डिग्री से 85 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 65 डिग्री से 75 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 80 डिग्री से 85 डिग्री सेल्सियस। आप बता दे क्या होगा 107 का। आप कहोगे मैम 107 का होगा 82 डिग्री से 99 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता है? कोई चीज खदकता है या इसे ही हम शिमरिंग बोलते हैं। ठीक, भोजन पकाने की विधियां यहाँ पे देखिए दिया भी है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पहले पहले पढ़ा लें तब ले लीजिएगा। जल द्वारा भोजन पकता है, चिकनाई द्वारा, वाष्प द्वारा एंड वायु द्वारा। जल द्वारा कैसे भोजन पकेगा? जल द्वारा में क्या है? 3 विधियां हैं, उबालना यानी बॉइलिंग मेथड, खदकना यानी शिमरिंग मेथड, धीमी आग पर पकाना यानी स्टूइंग। ठीक है, तो उबालना कितने डिग्री पे हम बॉयल करते हैं? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री सेल्सियस, या सॉरी सॉरी सॉरी, फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसे सेल्सियस में कितना कहेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है। खदकना कितने डिग्री पे होगा? 180 डिग्री से 210 डिग्री फ़ारेनहाइट और 95 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? खदकता है। बहुत अच्छे से इस बुक में दिया गया है। आप लोग एक भी टेस्ट सीरीज छोड़िएगा नहीं। ठीक है, जो मैं करा रही हूँ चुपचाप 10-40 पे करते चले जाओ, फिर अपना अलग से थोड़ा बहुत पढ़ते चलो, परीक्षा आप लोग का यूं ही क्लियर हो जाएगा। धीमी आग पर पकाना स्टूइंग यानी 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और सेल्सियस में कितना होगा? आप कहोगे मैम सेल्सियस में 90 डिग्री सेल्सियस होगा। इस चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रही हूँ और आप इसका फोटो खींच लें या स्क्रीनशॉट बना लो। ठीक है, आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, ले चुके होंगे, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ। ठीक, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर करें। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? हम हमेशा आप लोग को बताते हैं कि WHO की स्थापना कब हुआ, तो आप कहोगे मैम आप हमेशा बताते हो कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ या 1945 को। 1945 को क्या हुआ था? उसकी नींव पड़ गई थी, यानी ये हो गया था कि ऐसी कोई संस्था भविष्य में बनेगी, तो वही आगे चल के 1948 में संस्था बनी थी WHO। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 7 अप्रैल हो जाएगा, ऑप्शन बी 7 जून हो जाएगा, ऑप्शन सी 5 जून हो जाएगा, ऑप्शन डी 9 दिसंबर हो जाएगा। तो 7 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ? 1973 से मनाया जाना शुरू हुआ। ठीक है,
और आप बता दो कि हेल्थ दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को हेल्थ दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? 1950 से हुई, ठीक है, 1950 से हुई। इससे पहले 1948 में 7 अप्रैल को ही डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। उसी साल डब्ल्यूएचओ की पहली विश्व स्वास्थ्य सभा हुई, जिसमें 7 अप्रैल से हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने जाने का फैसला लिया गया। अब यहीं अगर प्रश्न बन जाए, आप लोग ये तो रट डाले हो कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसी दिन डब्ल्यूएचओ का स्थापना हुआ था। लेकिन अगर ये पूछ दे कि मनाने की शुरुआत कब हुई, तो सब लोग क्या हो जाएंगे? क्लीन बोल्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? क्लीन, सब उड़ जाएगा, ठीक है। सारे जो भी आप लोग याद किए हो, सब क्या हो जाएगा? टाइट फिस हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 1950 से मनाना शुरुआत किया गया था, ठीक है। अब आप लोग भूलिएगा नहीं। फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस, पोषण यानी आहार विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन ए लेवाइजर है, ऑप्शन बी पेंटेनकोफर है, ऑप्शन सी एटवार है, ऑप्शन डी बोइट है। आप बता दो, बोइट या बॉइट है। आप अपना आंसर कर दे 109 का। आप कहोगे मैम ये तो सबको याद है, पोषण विज्ञान के जनक लेवाइजर। कौन है? लेवाइजर, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग। आप लोगों का 125 क्वेश्चन ये है, हम लोग जल्दी जल्दी कर लें। आज हो सकता है कि आप लोग का वीडियो बहुत कम ही समय में खत्म हो जाए, क्योंकि 16 मिनट ही अभी हुआ है, ठीक है। पोषण विज्ञान के जनक एंटोनी लेवाइजर 1770 से 1794 को माना जाता है। पोषण वह विशिष्ट रचनात्मक उपापचयी क्रिया जिसके अंतर्गत पादपों में खाद्य संश्लेषण तथा स्वांगीकरण और विषम पोषित अंगों में भोज्य अवयव की अंतःग्रहण, पाचन और शोषण, स्वांगीकरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा से शारीरिक वृद्धि, मरम्मत, ऊतकों की नवीनीकरण और जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। सामूहिक रूप में पोषण कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 ने 110 यानी 110 भूलने की अचेतन प्रक्रिया है। अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग। आप बता दो। ऑप्शन ए प्रतिगमन है, रिग्रेशन है। मैं इस क्वेश्चन को भी कहूंगी कि आप क्या करिएगा, इंग्लिश वाले क्वेश्चन से देखिएगा, ठीक है। उससे करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। क्या है? सबमिशन है, यानी समाहीकरण हो। ऑप्शन बी रिप्रेशन है, यानी दमन है। ऑप्शन डी प्रोजेक्शन है, यानी मानसिक कल्पना है। आप बताते क्या होगा आंसर 110 का? आप कहोगे मैम 110 का हो जाएगा सी, यानी रिप्रेशन हो जाएगा, यानी दमन हो जाएगा, ठीक है। भूलने की अचेतन प्रक्रिया क्या है? दमन होता है। यहाँ पे देख लो, विस्तार से दिया है। भूलने की अचेतन प्रक्रिया को ही हम दमन यानी रिप्रेशन कहते हैं, ठीक। विस्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें जो ज्ञान अचेतन मन में सुरक्षित होता है वह वहां से विलोपित हो जाता है, जिसके कारण वह अचेतन मन में नहीं आ पाता। यह 2 प्रकार की होती है, सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति, ठीक है। विस्मृति एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। सक्रिय क्या है? सक्रिय विस्मृति क्या है? इसमें हम जानबूझकर भूलने का प्रयास करते हैं परंतु भूल नहीं पाते। यह स्मृति संकेत और स्मृति चिन्ह के कारण स्थायी हो जाता है, ठीक है। अब निष्क्रिय स्मृति क्या है? जिसको हमारा मस्तिष्क याद तो करना चाहता है परंतु वह ऐसा कर नहीं पाता, अर्थात उसका जो ज्ञान होता है वह अचेतन में जाकर के विलोपित यानी दमन हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि सक्रिय वो होगा कि जिसे हम भूलना चाह रहे हो तो भूल नहीं पा रहे हैं, और निष्क्रिय वो है कि जिसे हम याद रखना चाह रहे हैं तो हम याद नहीं रख पा रहे हैं। वो क्या हो रहा है? विलोपित हो जा रहा है, यानी दमन हो जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, मेंड्रीन एक प्रकार का है। मेंड्रीन इज अ टाइप ऑफ, क्या है? ऑप्शन ए कॉलर है, ऑप्शन बी कफ यानी आस्तीन है, ऑप्शन सी स्लिप्स यानी कफ है, ऑप्शन बी योक है। आप कहोगे मैम हम आप लोग जो लोग टेलीग्राम से जुड़े होंगे वहां पे मैंने आस्तीन को बहुत अच्छे से करा रखा है। क्या फोटो है उसमें? मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, बस वहां पे चार्ट अपलोड कर दिया गया, आप जाकर के देख सकते हैं।
उसे अपने पास रख भी सकते हैं। अब इस तरीके से मैं एक दिन कॉलर को लेकर के आ जाऊंगी, कॉलर भी करा दूंगी आप लोगों को। तो आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा कि मेम्ब्रेन एक प्रकार का कॉलर होता है। ठीक है, कॉलर का प्रकार, कॉलर का प्रयोग करके तरह तरह की विविधताएं लाई जाती हैं। आप लोग भी सुनते होंगे स्टैंड कॉलर है, फोल्ड कॉलर है, सपाट कॉलर है, या जो कुर्ते में कॉलर बनता है, कई तरीके की कॉलर बनती है। ठीक है, तो क्या है, दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, स्टैंड कॉलर जिसे खड़ा कॉलर कहते हैं, फ्लैट कॉलर जिसे गिरा या सपाट कॉलर कहते हैं। एक तो कॉलर इस तरीके का होता है, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे बना होता है कि यहाँ से ऐसे बटनें लगी होती हैं। एक कॉलर ऐसे यूं ही होता है, इसी में एकदम गले में ही चिपका होता है। ठीक है, तो कई तरीके के ऐसे कॉलर बनते हैं, आप लोग भी जान रहे होंगे। इसमें क्या होगा, शॉर्ट कॉलर हो गया, पोली लैपेट कॉलर हो गया, स्टैंड कॉलर हो गया, रोल कॉलर हो गया, लैपेट कॉलर हो गया। ठीक है, किसमें, खड़ा कॉलर। अब गिरा या सपेट में क्या होगा, पीटर पैन कॉलर, चौकोर कॉलर, राउंड कॉलर, सेलर कॉलर एंड मैंड्रेन कॉलर, ये सब क्या है, कॉलर के टाइप। ठीक है, तो गिरा या सपाट कॉलर में कौन कौन आ रहा है, पीटर पैन कॉलर, चौकोर कॉलर, राउंड कॉलर। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर करें, भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हैं, इनर लेयर ऑफ एम्ब्रायो इज कॉल्ड, भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ओरियन कहेंगे, ऑप्शन बी अम्बिलिकल कॉर्ड कहेंगे यानी नाभि रज्जु कहेंगे, ऑप्शन सी प्लेसेंटा यानी गर्भनाल कहेंगे, ऑप्शन डी एमनियन कहेंगे। आप अपना आंसर करें, क्या होगा, 112 का क्या आंसर हो जाएगा। 112 का आंसर होगा टी। क्या होगा आंसर, टी हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ आपको, भ्रूण की आंतरिक परत को एमनियन झिल्ली तथा बाह्य परत को ओरियन परत कहते हैं। भ्रूण की आंतरिक परत एमनियन झिल्ली के अंदर गर्भावस्था में पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, जो शिशु को चारों ओर से घेरे रहता है, अर्थात विकल्प डी सही होगा। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10, 1130, 113, कुछ भी मैं बोल दूं। प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र होता है, द स्कोप ऑफ एक्सटेंशन वर्कर इज, ऑप्शन ए अनलाइट अनलिमिटेड यानी असीमित, ऑप्शन बी मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी, ऑप्शन सी निर्धारित यानी प्रेस्क्रिप्टेड प्रेस्क्रिप्ट, ऑप्शन डी द्विआयामी यानी टू डायमेंशनल। आप बता दे प्रसार कार्यकर्ता का क्षेत्र क्या होगा, तो आप कहोगे मैम प्रसार कार्यकर्ता का क्षेत्र मल्टी वाला होगा, मल्टी डायमेंशनल। तो सही भी है, क्या होगा, मल्टी डायमेंशनल होगा यानी बहुआयामी होगा। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य बहुउद्देशीय बहुआयामी है, उसका प्रमुख कार्य ग्रामीण विकास में सहयोग देना, अतः प्रसार कार्यकर्ता का काम खेतों पर जाकर, घरों में जाकर लोगों के साथ संपर्क कर उन्हें नवीन जानकारी प्रदान करना है। या ये बीज आया है ये लगाओ, तो इससे एक एक जो भी आपका इतना बड़ा खेत होगा, उसमें से अगर आपके खेत में 10 बोरी गेहूं निकल रही थी, तो अब ये बीज आप डालोगे तो 15 निकलेगी। इस तरीके की क्या है चीजें उन्हें बताया जाता है। ठीक है, या उसका काम है बताना। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर करें, The word extension education was first used by in 1873, यानी प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 में कहाँ किया गया। ऑप्शन ए हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी टेक्सास यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसका आंसर तो सबको लर्न होगा। आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय।
आप बता दो अमेरिका में एक्सटेंशन एजुकेशन की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1914 में, 1914 में शुरुआत हुआ था। कौन से समिति के उस पे हुआ था, कोई बता सकता है? हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। इसका उद्देश्य शैक्षिक उपयोगिता को जनता तक पहुंचाना था, जहां वे रहते हैं और कार्यरत हैं। इस प्रकार यह विश्वविद्यालय शिक्षा प्रसार आंदोलन के रूप में जानी गई। अतः विकल्प सी सही होगा। क्या मैंने जो आप लोगों से कहा कि इस पूरे 125 क्वेश्चन में अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो 10 से 15 क्वेश्चन केवल और केवल आपको एक्सटेंशन एजुकेशन से मिलेगा। तो क्या मैंने गलत कहा था? आप देखिएगा इस चीज को, ये चीजें सही साबित हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर करें। कैंपनर डाइट इज यूज्ड फ्रॉम। हम एक वीडियो में आप लोग को डाइट करा चुके हैं, किस किस बीमारी में क्या क्या देते हैं। आप लोग जो लोग नए हैं पुराने वीडियो को जाकर के देखना शुरू करें। पुराने वीडियो में मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें करा रखी है, तब आप लोग नहीं थे। अब आप लोग जो भी लोग नए नए सब्सक्राइबर बढ़े हैं वो लोग जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, नंबर ए क्या है? अल्सर है। ऑप्शन बी है डायबिटीज है। ऑप्शन सी है हाइपरटेंशन है। ऑप्शन डी है टाइफाइड है। आप कहोगे मैम कैंपनर डाइट होता है, एक डैश डाइट होता है, ये सब किस में देते हैं? तो आप कहोगे मैम ये डाइट जो है हाइपरटेंशन में देते हैं। किस में देते हैं? हाइपरटेंशन में देते हैं। कैंपनर आयोग का प्रयोग उच्च रक्तचाप में दिया जाता है या किया जाता है। अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर करें। पास्चुराइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ, यानी पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? ऑप्शन ए पनीर की। ऑप्शन बी बेवरेजेस यानी पेय पदार्थ की। ऑप्शन सी वेजिटेबल्स यानी सब्जी की। ऑप्शन डी मिल्क यानी दूध की। आप बता दो पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? आप कह दोगे मैम दूध के संरक्षण की विधि है। ठीक है, यानी डी हो जाएगा। दूध या अन्य द्रव्य पदार्थों को, इसमें भी होता है STH मेथड। ठीक है, इस तरीके से होता है। मैं इसको भी एक दिन करा दूंगी। ठीक है, शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम, शॉर्ट ऐसे होता है यानी बहुत कम समय के लिए, 15 सेकंड के लिए कितने डिग्री टेम्परेचर पे, फिर 10 मिनट के लिए कितने डिग्री टेम्परेचर पे, ये सब होता है। मैं एक दिन करा दूंगी आप लोगों को 5 बजे वाले क्लास में। दूध या अन्य द्रव्य पदार्थों को निश्चित समय तथा निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है। किया जाता है कि सभी प्रकार के रोगाणु जो हैं, रोगाणु यानी पैथोजेंस जो हैं वो नष्ट हो जाएं जो उनमें उपस्थित हैं। इसी को पाश्चुराइजेशन यानी पाश्चुरीकरण कहते हैं। इसकी खोज लुईस पास्चर ने की थी, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? लुईस पास्चर को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी का संस्थापक कहा जाता है। इन्हीं के नाम पे क्या रख दिया गया? पाश्चुरीकरण नाम रख दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 117। फर्स्ट होम साइंस कॉलेज वाज स्टेबलाइज्ड इन विच स्टेट, यानी प्रथम गृह विज्ञान महाविश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी पंजाब। ऑप्शन डी चेन्नई। आप बता दें क्या आंसर हो जाएगा? आप कहोगे मैम इसका आंसर तो हो जाएगा न्यू दिल्ली में। कहा? न्यू दिल्ली में। सॉरी, सन 1930 में चौथा अखिल भारतीय महिला अधिवेशन हुआ, जिसमें पूरे देश से विदुषी महिलाओं ने भाग लिया। उन सभी ने मंच पर अपने अपने विचार रखे तथा महिलाओं की शिक्षा एवं उनकी समस्याओं पर चर्चा परिचर्चा की। इसी का परिणाम हुआ कि देश का पहला गृह विज्ञान विश्व महाविद्यालय लेडी इरविन के नाम से दिल्ली में खोला गया। ठीक है, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। 118 का आंसर करें। क्या है? इन जनरल टर्म्स विच ऑफ द लिपोप्रोटीन इज said to be bad कोलेस्ट्रॉल। साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? ऑप्शन ए LDL। ऑप्शन बी VLDL। ऑप्शन सी HDL। ऑप्शन डी काइलोमाइक्रॉन्स। अब इन सबका फुल फॉर्म देखते चलो। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन,
VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL हाई हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये सब इनकी क्या है, फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका आंसर दे दो। आप कहोगे मैम गुड पूछ रहा है कि बैड पूछ रहा, अगर बैड पूछ रहा है तो LDL हो जाएगा, अगर गुड पूछेगा तो क्या हो जाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, HDL क्या है, गुड होगा। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर दिया भी है। वसा का वर्गीकरण दो आधार पे किया जाता है। नंबर 1 प्राप्ति यानी रिसोर्सेस के आधार पे, नंबर 2 संरचना यानी स्ट्रक्चरल के आधार पे। इधर आ जाओ, संरचना के आधार पे क्या है, सरल वसा यानी ट्राइग्लिसराइड, संयुक्त वसा और व्युत्पन्न वसा। ठीक है, अब इसमें भी संयुक्त वसा कौन कौन सा है, लाइपोप्रोटीन, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड फास्फोलिपिड। ठीक है, सल्फोलिपिड। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। मैं छोटा कर ले रही हूँ, जिसको फोटो खींचना है वो फोटो खींच सकते हैं। ठीक, आई थिंक आप फोटो ले चुके होंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर कर दे। जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है, क्या होता है, सिन, सो, हाइकी। अब आप कहोगे मैम ये क्या है, तो जो स्वर्ग की तरफ जाएगा, ऑप्शन ए पहले यहां देख लो क्या है, ऑप्शन ए स्वर्ग, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आप कहोगे मैम इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, हम तो बताएंगे ही, बता दे, हम पूरा जापानी पुष्प सज्जा भी बताएंगे। आप लेकिन पहले अपना बता दें क्या होगा। आप कहोगे मैम सो क्या करते हैं, तो सो आप होता है कौन करेंगे, हम कहेंगे सो ऑफ तो हम आप करते हैं, सो ऑफ कौन करेगा, सो ऑफ जो करेगा वो कौन करता है, मनुष्य करता है। कौन करेगा, मनुष्य करेगा। ठीक है, और जो शिन होगा वो क्या होगा, आप कहोगे मैम ये शिन है। ठीक है, ये क्या है, शिन है, तो शिन स्वर्ग को जाएगा, कहाँ जाएगा, स्वर्ग को जाएगा, यानी भगवान को जाएगा। ठीक है, और क्या हो गया, जो सो हो गया, सिन फिर सो होता है ना, तो सो हो गया, तो सो कौन करेगा, आप कहोगे मैम सो आप तो मनुष्य करते हैं। ठीक है, कौन करेगा, सो आप हम मनुष्य करते हैं। कहाँ करते हैं, धरती पे बैठ करके, कहाँ करते हैं, धरती पे यानी पृथ्वी पे बैठ करके। ठीक है, ये क्या हो गया, हाइकी हो गया, हाइकी यानी पृथ्वी हो गई। ठीक है, तो हम कहाँ करते हैं, हम हाय हाय, सुन लो एक ट्रिक, सुन लो, ट्रिक मैंने बहुत पहले बनाया, लेकिन जो लोग नए हैं वो लोग सुन लीजिए। शिन यानी स्वर्ग, ठीक है, स्वर्ग यानी भगवान को जाएगा। स्वर्ग में कौन है, स्वर्ग में भगवान रहते हैं। ठीक है, क्या है, समझने के लिए समझते रहिएगा। ठीक, ट्रिक है। स्वर्ग में कौन रहेगा, आप कहोगे मैम स्वर्ग में भगवान रहते हैं। ठीक, कौन रहेंगे, भगवान रहेंगे। तो जब जो सबसे ऊपर टहनी जाएगी वो भगवान को जाएगी, जो उसके नीचे रहेगी हम मनुष्य हैं। भगवान और धरती के बीच में, अगर आसमान और धरती के बीच में कौन है, हम मनुष्य हैं। और हम मनुष्य क्या कर रहे हैं, देखिए, जिनके यहाँ खुशी है वो तो अपने मौज ऐस कर रहे हैं, जिनके यहाँ खुशी नहीं है वो लोग क्या है, हाय हाय कर रहे हैं। कहाँ हाय हाय कर रहे हैं, पृथ्वी पे बैठ करके हाय हाय कर रहे हैं। ठीक है, तो हाय की यानी पृथ्वी। अब आपको ट्रिक नहीं भूलेगा कि मैम सबसे ऊपर स्वर्ग है, स्वर्ग शिन को स्वर्ग प्रदर्शित करेगा और स्वर्ग में भगवान होते हैं। फिर सो है, सो आप हम मनुष्य करते हैं, और फिर हाय की है, हाय हाय भी हम मनुष्य पृथ्वी पे बैठ करके करते हैं। तो यहाँ पे सो है, तो सो से तात्पर्य क्या हो गया, हम ह्यूमन यानी मनुष्य हो गए। ठीक है, अब ये ट्रिक आपको नहीं भूलेगा, और ये क्वेश्चन भी कभी आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, हमारे ट्रिक होते तो थोड़े बकवास हैं, लेकिन आप लोग क्वेश्चन नहीं भूलने देते हैं। पूर्व के देशों जैसे भारत, चीन, जापान में उद्यानों और पुष्पों से लोगों को सदा प्रेम रहा है। जापान में पुष्प विन्यास को एक महत्वपूर्ण कला माना जाता है या माना गया है। जापान में पुष्प सज्जा का आरंभ 6वीं सदी से हुआ। आज से लगभग 1400 वर्ष पहले इकेबाना पुष्प सज्जा को जापान में इकेबाना के नाम से पुकारा जाता है। किससे पुकारा जाता है, इकेबाना के नाम से। इकेबाना का शाब्दिक अर्थ है जीवित पुष्प, क्या है, जीवित फूल है। प्रत्येक जापानी सज्जा में 3 आधार प्रतीक यानी बेसिक सैंपल होते हैं। ये 3 टहनियों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं। शिन यानी स्वर्ग को जाएगा, देखो यहाँ दिया है। सो यानी मनुष्य के लिए है, और हाइकी यानी पृथ्वी को इंगित करता है। इसका कौन कौन सा कोण होता है, 90 डिग्री, 75 डिग्री एंड 45 डिग्री।
किसको किसको मालूम है कौन कौन सा है, किसको जाएगा, या आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि 90 डिग्री कहाँ जाएगा, 75 किससे मैच करेगा, देन 45 किससे मैच करेगा। आप लोग का HW है। कमेंट बॉक्स वीडियो खत्म हो जाने पे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, क्या कंडीशन है आप लोगों की, जरूर बताइएगा कि मैम हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर करते हैं। ये वीडियो आप लोग का छोटा ही रहेगा, 35 मिनट हो चुका है, 5 क्वेश्चन और मान के चलो 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, द आइडियल ऑफ प्रोसेस ऑफ चेंज वाज फर्स्ट गिवन बाय, यानी परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम किसने दिया। ऑप्शन ए मुंडेल द्वारा, ऑप्शन बी गिलबर्थ द्वारा, ऑप्शन सी मल्टीमैन द्वारा, ऑप्शन डी निकेल एंड डॉर्सी द्वारा। आप कहोगे मैम परिवर्तन का वर्ग तो मुंडेल ने दिया है, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। कौन दिया है, मुंडेल द्वारा दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा, विस्तार से भी दिया हुआ हम लोग देख लेते हैं। इस टेक्स्ट सीरीज की विशेषता ही यही है कि आपको विस्तार से चीजें पढ़ने को मिल रही हैं। क्वेश्चन तो आप एक पढ़ रहे हो, लेकिन इसके इर्द गिर्द से पढ़ने वाले आपको न जाने कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग किसी भी कार्य को सरल विधि से करना ही कार्य सरलीकरण है। कार्य सरलीकरण की अवधारणा 1940 में मार्विन मुंडेल द्वारा पर्ड्यू विश्वविद्यालय में बताई गई थी, जिससे उन्होंने सभी सरलीकरण के उदाहरणों को 5 समूहों में वर्गीकृत किया था। यहाँ पे 5 समूह भी दिया गया है। नंबर 1 क्या है, हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन। नंबर 2 कार्य संग्रहीकरण एवं उपकरण। नंबर 3 उत्पाद में परिवर्तन। नंबर 4 अंतिम उत्पाद में परिवर्तन। नंबर 5 कच्चे माल में परिवर्तन। फिर कौन आया, तो इनके उसको काट छाट करके 3 बना दिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, अर्थात ये सही हो जाएगा। ठीक है, आज हो सकता है आप लोग के वीडियो में आवाज आई हो, क्योंकि ब्लूटूथ बहुत इधर उधर हुआ है। ठीक है, उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर कर दें। ग्रोथ इंडिकेट्स विच टाइप ऑफ चेंज इन द बॉडी, यानी शारीरिक वृद्धि में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है। ऑप्शन ए क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। आप 121 का आंसर करते क्या होगा, आप कहोगे मैम आंसर हो जाएगा बी यानी मात्रात्मक होगा। ठीक है, क्या होगा, वृद्धि जब होगी तो कैसी होगी, मात्रात्मक होगी, उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ग्रोथ होता है हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ यानी वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलाना। प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। वृद्धि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव होते हैं, अर्थात विकल्प बी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इधर आ जाओ आप लोग, अब हम लोग बहुत करीब है अपने लक्ष्य के। क्वेश्चन नंबर 122, हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है द वर्ड हाइजीन ड्राइव्ड फ्रॉम हाइजिया विच मीन्स, क्या मतलब होगा इसका। ऑप्शन ए नेम ऑफ ग्रीक, ग्रीक गॉड्स गॉडेट्स या गॉड जो भी होगा यानी ग्रीक के देवी है। नेम ऑफ पर्सन यानी व्यक्ति का नाम है। नेम ऑफ प्लेस स्थान का नाम है। नन ऑफ द एबव यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप कहोगे मैम हाइजीन जो हाइजिया शब्द से लिया गया है, इसका मतलब होगा ग्रीक की देवी है। ठीक है, तो ग्रीक की देवी है तो हम लोग क्यों पढ़े। क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर कर दें। यूनिसेफ वाज established इन द ईयर, यानी यूनिसेफ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। तो आप कहोगे मैम डेट भी मैं बता दे रही हूँ, 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। यूनिसेफ का कोई फुल फॉर्म बताएगा, कोई है बताने वाला। चलो आप लोग नहीं बताओगे तो यहाँ तो दिया ही है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। ठीक है, की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य
द्वितीय विश्व युद्ध में हुए राष्ट्र के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया। उस समय इसका नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन फंड की जगह यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया। ठीक है, उसका नाम उस समय बदल दिया गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अतः विकल्प बी सही हो जाएगा। एक प्रश्न बनेगा, यूनिसेफ का फुल फॉर्म बता दो, पहला प्रश्न। दूसरा, स्थापना कब हुआ, किस सन में, किस डेट को हुआ। तीसरा, मुख्यालय कहाँ है, किसके लिए कार्य करता है। यही 4 और 5 क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं। आप इसको लर्न करिएगा कि ये महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य करता है। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 124, लॉन्ग फाइबर इज कॉल्ड, लंबे रेशों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्टेपल कहेंगे, ऑप्शन बी स्पोन यार्न कहेंगे, ऑप्शन सी फिलामेंट कहेंगे, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज कहेंगे। आप कहोगे मैम लंबे फाइबर को फिलामेंट कहते हैं और छोटे फाइबर को स्टेपल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्टेपल कहते हैं। यहाँ पे विस्तार से भी दिया गया है। रेशों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 लंबाई के आधार पे, नंबर 2 शोध के आधार पे। तो लंबाई के आधार पे क्या है, एक फिलामेंट है और दूसरा स्टेपल यानी लघुकार है। इसको क्या कहेंगे, अगर लघुकार दिया है तो इसको यहाँ हम दीर्घाकार कहेंगे। ठीक है, फिलामेंट रेशे मीटर या डेनियर में मापे जाते हैं, जबकि मापे जाते हैं रेशम वो सभी कृत्रिम फिलामेंट रेशे कहलाते हैं। अब आप बता दो स्टेपल को किस में मापते हैं, तो आप कहोगे मैम इंचेस में मापते हैं। ठीक है, 125 का आंसर कर दें। शेयरिंग किस रेशो को प्राप्त करने का एक चरण है। ऑप्शन ए कॉटन है, ऑप्शन बी वुल है, ऑप्शन सी जूट है, ऑप्शन डी लीलेन है। तो आप कहोगे मैम शेयरिंग जो होता है, जो सिप होती है भेड़ के बाल शरीर से, बाल को जो उतारने की प्रक्रिया होती है वही शेयरिंग होती है। तो जी हाँ, वही शेयरिंग होती है। तो मैम ये प्रक्रिया एक ही ऑप्शन में होगा, यानी बुल में हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर सही है। इसका विस्तार से पढ़ लो। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये टेस्ट सीरीज कैसा लगा। 2021 का टेस्ट सीरीज था, टीजीटी का पेपर था। अब मैं 16 का कराऊंगी। आप लोग क्या तैयार हो। यह ऊन निर्माण में सबसे प्रथम प्रक्रिया भेड़ों के शरीर से ऊन काटना है। ऊन काटने का कार्य विभिन्न देशों में जलवायु के अनुसार अलग अलग समय पर किया जाता है। यानी जब भी करोगे तो ठंडी के मौसम में भेड़ के शरीर से बाल नहीं उतारे जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी ठंड लगती है। समय पर किया जाता है। भारत में यह कार्य बसंत ऋतु में करते हैं। ऊन को काटने से पूर्व उनको कीटाणुनाशक घोल से नहलाया जाता है। अर्थात विकल्प बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मुझे आप लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा करने के लिए, कुछ और देने के लिए मेरा मन करता है कि मैं थोड़ा सा और आप लोगों के लिए मेहनत करूं। ठीक है, फिलहाल ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।